हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम अभी तक यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एसआई यूनिट्स की एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम एसआई यूनिट्स को यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट्स की आपको डेफिनेशन भी हम बता चुके हैं इन ईजीएस्ट वे जितना पॉसिबल था। आई होप किसी को जो हमने डिफ़ाइन किया था यूनिट्स को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को उसमें प्रॉब्लम है तो आई कैन अश्योर यू इन कमिंग वीडियोज़ मैं आपके सारे डाउट्स जितने भी आपने लिस्ट आउट किए हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये ऐसा सोच के मत चलिएगा कि जो चीज़ें हमने अभी तक हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। इन कमिंग लेक्चर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल योर डाउट्स एंड कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर कर सकूँ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट्स के आगे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम फिज़िकल क्वांटिटी को, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, टाइम हो या हम किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें, मेज़र करने के हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं, किस किस तरीके से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो इसी पे आज हमारी डिस्कशन रहेगी। कोशिश करूँगा लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, 30 से 35 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक पार्ट इस लेक्चर का हम आज करेंगे, एक पार्ट हम इसका कल करेंगे। तो टोटल मिला के जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स, इसके आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे। एक लेक्चर आपको आज मिल जाएगा, दूसरा लेक्चर आपको कल मिलेगा। तो बहुत हेक्टिक नहीं करेंगे, लेक्चर को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल होगा। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करना हो तो हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 2 तरीक़ों की बात करूँगा। हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए बेसिकली 2 तरीके अवेलेबल हैं। उनमें से हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पॉइंट बच्चों, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा साथ साथ लिखते चलें, नोट्स अपने प्रिपेयर करते चलें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बुक्स में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो जितना मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको तो आप लिखें ही लिखें, और जो मैं बोल देता हूँ कि ये पार्ट आप बुक से नोट डाउन कर लेना, उस पार्ट को आप प्लीज़ बुक से नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट टू मेज़र any physical quantity to measure any physical quantity there are 2 methods. There are 2 methods. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल हैं। दोज 2 methods are, number 1 is direct method and second one is indirect method। दोनों को बारी बारी अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। सबसे पहले किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को लेके चलते हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी पकड़ लेते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेंथ को लेके डिस्कस करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। सो जो हमने यहाँ पे लिखा था एनी फिज़िकल क्वांटिटी, इस फिज़िकल क्वांटिटी में मैं लेके चल रहा हूँ दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। सो लेंथ को मेज़र करने के हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं। नंबर A इज़ डायरेक्ट मेथड एंड नंबर B इज़ इनडायरेक्ट मेथड। सो व्हेन वी हैव टू मेज़र, तो आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में डायरेक्ट मेथड हम किस तरह से यूज़ करते हैं।
डायरेक्ट मेथड हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन, और होता क्या है ये अभी आपको समझ आ जाएगा। व्हेन वी हैव टू मेज़र moderate lengths, when we have to measure moderate length with the help of या आप ऐसे लिखें with the help of, और measurement when we have to measure moderate length by directly using some instruments is called direct method। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा डायरेक्ट मेथड में? डायरेक्ट मेथड क्या है? हम मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं। जब हमें किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करना है और उस लेंथ को अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डायरेक्टली मेज़र कर पा रहा हूँ तो दैट मेथड इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। एंड इन दिस मेथड वी कैन गो ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू मेज़र। सो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वी कैन गो ऑन both ends whose length is to be measured। For example, we have to measure length, width and height of a room। एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं हमें एक कमरे की लेंथ, विड्थ और हाइट को मेज़र करना है। तो हम क्या करते हैं, एक मेजरिंग टेप लेते हैं जिससे हम नापते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेजरिंग टेप। हम सबने ये देखी होती है, हर एक घर में भी अवेलेबल होती है, ठेकेदार के पास आपको हमेशा ये चीज़ मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम खड़े हो जाते हैं मेजरिंग टेप लेके, दूसरी साइड पे किसी दूसरे बंदे को खड़ा कर देते हैं और मेज़र कर लेते हैं कि उस रूम की लेंथ कितनी है। सेम हम विड्थ के लिए भी करेंगे, दो आदमी दो एंड्स पर खड़े हो जाएंगे और डायरेक्टली उस मेजरिंग टेप से मेज़र कर लेंगे कि उस रूम की लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है। तो ईजीएस्ट मेथड है। डायरेक्टली हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया दैट इज़ मेजरिंग टेप, उसकी हेल्प से हमने डायरेक्टली मेज़र कर लिया कि रूम की लेंथ, विड्थ, हाइट क्या है। तो दिस इज़ डायरेक्ट मेथड। हमने यहाँ पे कोई अलग से दिमाग नहीं लगाया, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था, हमने उसको डायरेक्टली यूज़ किया और यूज़ करने पे हमें जो रिक्वायर्ड थिंग चाहिए थी वो हमें मिल गई। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं जिनको हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रूमेंट लिस्ट आउट करने वाला हूँ, दोज इंस्ट्रूमेंट आर पर्टिकुलरली फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो वी आर डिस्कसिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों के नोट्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहला दैट इज़ मीटर रॉड। मीटर रॉड क्या, जो हमारे घरों में सिंपल एक स्केल होता है, हम स्केल बोलते हैं, दैट इज़ सिंपली अ मीटर रॉड। ओके, सो मीटर रॉड इसका लिस्ट काउंट, अभी ये भी समझा देता हूँ लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट कितना होता है इसका, दैट इज़ 1 mm। नेक्स्ट मीटर रॉड के बाद हमारे पास आता है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। बच्चों ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर एक का अपना अपना काम है।
जो मीटर रॉड है आपने देखा होगा, हम इससे 1 mm तक कोई चीज़ मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर इससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी से हमें किसी चीज़ की लेंथ बता देता है। स्क्रू गेज उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, हर एक का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना काम है। तो ये कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला हमने लिखा मीटर रॉड, सेकंड इज़ वर्नियर कैलिपर एंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.1 mm. नेक्स्ट इज़ स्क्रू गेज, least count of screw gauge is 0.01 mm. Another device available is spherometer and the least count of spherometer is also 0.01 mm. बच्चों, कभी जब आप लैब में आओगे, मीटर रॉड हम सब ने देखी होती है, हम सब ने यूज़ की होती है। बाकी जो यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं दैट इज़ वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, लैब में हमारे पास अवेलेबल हैं। जब भी हम लैब में मिलेंगे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, कैसे यूज़ करना है वो भी सिखाया जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड दीज कम्स अंडर द डायरेक्ट मेथड। सो अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है दैट इज़ लीस्ट काउंट। तो कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, जो चीज़ें लिखी हैं उसको साथ के साथ क्लियर करें। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट क्या है? वो मिनिमम डिस्टेंस, अगर मैं लेंथ की बात करूं, वो मिनिमम लेंथ जो एक इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, एक मीटर रॉड, आपके पास स्केल होगा, स्केल में आप देखें कम से कम आप कितनी डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप कम से कम 1 mm की डिस्टेंस उस स्केल से मेज़र कर सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज़ 1 mm। ऐसे ही अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो सबसे कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस वर्नियर कैलिपर कितनी मेज़र कर सकता है दैट इज़ 0.1 mm। सो लीस्ट काउंट क्या हुआ? लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम length that can be measured with the help of particular instrument is called least count of that instrument. So what can we write about least count? Least count is the minimum distance, और distance बोलें या length बोलें, minimum distance that an instrument can measure is called least count of that instrument। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यही लिस्ट काउंट होता है। सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस वो कितनी मेज़र कर सकता है विद अ गुड एक्यूरेसी, दैट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो ये रहा बच्चों डायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जितनी डिटेल पॉसिबल थी वो सारी डिटेल आपके सामने एक ही पेज पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आई एम मूविंग टू द सेकेंड पार्ट दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, second part that is indirect method, very important। डायरेक्ट मेथड हमने कब यूज़ किया? जब हमारे पास डिस्टेंस मॉडरेट थी, हम डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके डिस्टेंस को मेज़र कर सकते थे। हम जिस चीज़ को मेज़र करना है उसके दोनों किनारों पर खड़े हो सकते थे, वहाँ पे हमने यूज़ किया डायरेक्ट मेथड। पर अगर हमारे पास डिस्टेंस बहुत लार्ज हो या डिस्टेंस
इतनी कम हो कि जितने हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं उनमें से हम किसी से भी उस डिस्टेंस को मेज़र ना कर पाएँ, तो हम उस चीज़ को कैसे मेज़र करें? तो यहाँ पे काम आता है इनडायरेक्ट मेथड। सो व्हाई वी यूज़ इनडायरेक्ट मेथड एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट मेथड? इनडायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड to measure large distances or very small distances that cannot be measured with the instruments, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जिनको हम डायरेक्ट मेथड से मेज़र नहीं कर सकते। हमने लिखा द इनडायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड टू मेज़र लार्ज डिस्टेंसेस और वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट्स is called indirect method. तो indirect method में हम क्या करते हैं? In this method we do calculations and do measurements indirectly. हम कुछ फार्मूलाज यूज़ करेंगे, कुछ कंसेप्ट यूज़ करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हों चाहे फिज़िक्स के कंसेप्ट हों, उनकी हेल्प से हम डिस्टेंसेस को मेज़र कर लेंगे, चाहे वो कितनी ही लंबी डिस्टेंस हो, कितनी ही लार्ज डिस्टेंस हो, चाहे कितनी ही छोटी डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड काम आ सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ अ पेज ऑफ बुक, आपकी बुक का जो एक पेज है उस पेज की अगर आपसे थिकनेस पूछी जाए, मोटाई पूछी जाए, तो स्केल से ज़रा मेज़र करके बताना, क्या आप स्केल यूज़ करके उस पेज की थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हो? तो नहीं, हमारा जो घरों में स्केल हमारे पास अवेलेबल है दैट कैन मेज़र ओनली अप टू 1 mm। जो पेज की थिकनेस होती है वो बहुत माइक्रोन्स में होती है, बहुत छोटी होती है, तो वो मीटर स्केल से तो हम मेज़र नहीं कर सकते। हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। देखेंगे हम बड़ी डिटेल में कि किस तरह से हम किसी भी पेज की थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिए। अनदर एग्जांपल इज़, दिस इज़ एग्जांपल नंबर 1। अनदर एग्जांपल इज़ इफ़ वी हैव टू मेज़र डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ से मून की डिस्टेंस बतानी है जी। एक बंदे को अर्थ पे खड़ा कर दीजिए, दूसरे बंदे को मून पे खड़ा कर दीजिए, दोनों के हाथ में एक मेजरिंग टेप दे दीजिए। एक मेजरिंग टेप अर्थ से पकड़ेगा, दूसरा मून से पकड़ेगा, और फिर हम देख लेंगे कि डिस्टेंस कितनी है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ना तो हमारे पास इतनी लंबी मेजरिंग टेप अवेलेबल है और ना ही ये मेथड काम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। और जैसा आपको पता है, हमें पता होता है कि अर्थ और मून की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, हमने किसी न किसी तरह से तो कैलकुलेट की होगी ना। तो वो जो मेथड यूज़ किए गए होंगे, दोज मेथड्स आर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आई होप आपको इन एग्जांपल से क्लियर होगा कि कहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट इनडायरेक्ट मेथड। और लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के इनडायरेक्ट मेथड अवेलेबल हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। टू मेज़र लेंथ
देयर आर 3 indirect methods अवेलेबल। और वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज triangulation method. Second is that is parallax method. And third one is reflection method. तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ऑल 3। अब हम इन तीनों को बारी बारी लेते हैं, एक एक मेथड को बड़ी आराम से कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड कैसे यूज़ करना है, ट्रायंगुलेशन मेथड क्या है, पैरेलैक्स मेथड क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद ट्रायंगुलेशन मेथड। तब तक प्लीज़ ये सारा नोट डाउन कर लें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई एम स्टार्टिंग विद ट्रायंगुलेशन मेथड। सो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सबसे पहला मैं लेने जा रहा हूँ दैट इज़ ट्रायंगुलेशन मेथड। यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वो भी साथ में देख लें ताकि आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, डिस्कस इनडायरेक्ट मेथड to measure, number 1 discuss indirect method to measure, number 1 height of accessible object, or tower, height of tower. Second is height of inaccessible object। एक एक को बहुत प्यार से समझेंगे। नंबर 3 डायमीटर ऑफ मून। तो ट्रायंगुलेशन मेथड से जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही एक क्वेश्चन बनता है ट्रायंगुलेशन मेथड से। इनमें से हो सकता है वो तीनों पूछ ले, हो सकता है कोई एक ही पूछे, डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिस्कस इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर, नंबर 1 हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, नंबर 2 हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, नंबर 3 डायमीटर ऑफ मून। तो सबसे पहले समझें ट्रायंगुलेशन मेथड क्या है। नाम से ही क्लियर है, ऐसा मेथड जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को ये लगता था कि हमने क्लास 8th 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, इसका काम क्या है, कहाँ पर ये यूज़ होती है, तो उन बच्चों के लिए आज यहाँ पर बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। सो व्हाट इज़ ट्रायंगुलेशन मेथड? इन दिस मेथड we use trigonometry for calculation. So that is triangulation method. सबसे पहला इसका मैं पार्ट नंबर 1 यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ हाइट ऑफ, हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ टावर।
बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ के। तो मान लेते हैं कंसिडर अ टावर ए बी ऑफ हाइट h। मान लेते हैं कंसिडर दिस इज़ अ टावर, नाम दे देते हैं इसे, दैट इज़ ए बी, एंड लेट हाइट ऑफ दिस टावर इज़ h। और अच्छा, सबसे पहले बड़े आराम से देखें, ये हमारे पास कोई टावर है या कोई एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है। अभी आपको समझ आ जाएगा एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल का क्या मीनिंग है। जो चीज़ें बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुने। कोई टावर है ए बी, इस टावर की हमें हाइट मेज़र करनी है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत आसान था, हम एक मेजरिंग टेप से भी हाइट मेज़र कर सकते हैं। बच्चों कर भी सकते हो, लेकिन बहुत रिस्की है टावर की हाइट पे एक बंदे को खड़ा करना। और जो ग्राउंड पे खड़ा है वो तो आदमी सेफ़ है, लेकिन जिस आदमी को आप टावर की हाइट पर खड़ा करोगे उस आदमी के लिए वो बिल्कुल अनसेफ है। सो दैट इज़ नॉट द सेफ मेथड। सो हेयर वी यूज़ इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ टावर। और हो सकता है टावर कितना ऊंचा हो, 60 मीटर, 100 मीटर, तो इतनी हाइट पर किसी आदमी को खड़ा करना इट्स वेरी वेरी रिस्की। सो हम यूज़ करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड। हमने यहाँ पे एक टावर लिया, तो जो हम चीज़ें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको साथ में फिज़िक्स में कंसिडरेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ें आप डायग्राम में बनाएंगे उन चीज़ों को साथ में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल आज क्लियर कर लें, कभी भी मैं डायग्राम बनाऊंगा उस डायग्राम को मैंने कैसे कैसे बनाया है, वहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें अज्यूम की हैं, उस हर एक चीज़ को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर अ टावर, और टावर को हमने नाम दिया है ए बी, और उसकी हाइट हमने मानी है ऑफ हाइट h। इस टावर की हमें हाइट मेज़र करनी है। डायरेक्ट मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिस्की है, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड का बेस है, दिस इज़ द बेस ऑफ ग्राउंड, ये ग्राउंड का बेस है, और इस पॉइंट पर कहीं हम खड़े हैं। दिस सी पॉइंट इज़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हमने क्या बोला, ये ग्राउंड का बेस है, जहाँ पे टावर का जो फुट है दैट इज़ द बेस ऑफ ग्राउंड। ये कोई सी पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी हम यहाँ पर खड़े हैं, इस सी पॉइंट पर कहीं मैं खड़ा हूँ, और इस सी पॉइंट पे खड़े होके मैं मेज़र कर लूँगा इस टावर की हाइट कितनी है। ये जादू हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम रखते हैं एक अपरेटस, दैट अपरेटस इज़ कॉल्ड सेक्सटेंट। तो आप नाम ध्यान रखना, दैट नेम इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे ये नाम लिखूँ मैं, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, ये नाम आप याद रखना। इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ते ये अपरेटस क्या है, लेकिन जब भी आप बीएससी में आगे जाएंगे तो आप इस अपरेटस के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ोगे, और वहाँ पर आपको इसके प्रैक्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तो फ़िलहाल आपको हल्का सा हिंट दे दूँगा कि सेक्सटेंट क्या काम करेगा, अभी इतना ध्यान रखें। इस सी पॉइंट पे खड़े होके हम अपने पास एक रख लेते हैं सेक्सटेंट। हम क्या करते हैं, उस सेक्सटेंट से इस पॉइंट को एम करते हैं और मान लेते हैं दैट दिस एंगल इज़ थीटा। तो हमने क्या किया, एक हमने सी पॉइंट कंसिडर किया, तो इसके लिए आप लिख लें, लेट थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय टावर एट पॉइंट सी। उससे पहले लेट C is observation point, let C is observation point, और let theta is angle subtended by tower AB at point C। इस ए बी ने सी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज़ एंगल थीटा। दिस एंगल थीटा इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल थीटा इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ टावर।
नाम ध्यान रखिएगा। इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ एलिवेशन ऑफ टावर, यानी अगर मैं किसी तरह से इस थीटा को मेज़र कर लूँ तो मुझे हाइट मिल जाएगी। दैट्स वाई दिस थीटा इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ टावर। कितने एंगल पर ये एलिवेटेड है, दैट थीटा, दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ टावर। सो लेट दिस डिस्टेंस ए सी इज़, इसे आप कुछ भी मान लीजिए, डी मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस ए सी इज़ इक्वल टू डी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस ए सी कितनी है, डी है, और इस टावर के फुट से मैं सी पॉइंट यानी इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो ये कोई बहुत दूर नहीं होगा। यहाँ पर कहीं टावर है और मैं कहीं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो इस डिस्टेंस को मैं मेजरिंग टेप की हेल्प से मेज़र कर लूँगा। बिल्कुल ग्राउंड है यहाँ पर, तो किन्हीं दो आदमियों को खड़ने को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खड़े हो सकते हैं। तो इस AC डिस्टेंस को, जिसको हमने नाम दिया है D, हम मेज़र कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, दैट इज़ CAB। इस ट्राइंगल CAB में अगर मैं लिखना चाहूँ टेंजेंट थीटा की वैल्यू, तो मैं कैसे निकालूंगा टेंजेंट थीटा। हमें ये फॉर्मूला आता है, दैट इज़, so tangent theta is perpendicular over base. This is perpendicular, this is base, so it will become h upon d. हमें फाइंड करना था h, हमें निकालनी थी हाइट। दिस implies h is equal to d tangent theta। तो देखिए हमने डायरेक्ट हाइट मेज़र नहीं की, इनडायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हाइट को मेज़र कर लिया है। अब आप बोलेंगे सर ये थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज़ फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड सेक्सटेंट। तो यहाँ पे साथ में लिख लीजिएगा दैट थीटा इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। और बच्चों जिसको अभी सेक्सटेंट के बारे में जानना होगा कि सेक्सटेंट क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर एक फ़ोल्डर होगा, दैट इज़ फिज़िक्स वर्कशॉप स्किल्स, BSc फिज़िक्स वर्कशॉप स्किल्स करके ऐसे एक फ़ोल्डर होगा। उस फोल्डर में आपको सेक्सटेंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी, उसका डायग्राम आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सेक्सटेंट कैसा होता है। तो जिसको अभी उत्सुकता होगी जानने की कि सेक्सटेंट क्या है, तो उस वीडियो को देख सकता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। सो थीटा इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट एंड दिस D इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। तो अगर थीटा पता चल गया, D पता चल गया, तो हमें हाइट पता चल जाएगी, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। और अब यहाँ पे समझें एक्सेसिबल का मतलब क्या है। हमने लिखा था एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल का मतलब ये था कि ये जो टावर का फुट था यानी A पॉइंट था, ये हमारे लिए एक्सेसिबल था, इस A पॉइंट तक मैं जा सकता था। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। क्यों बोला एक्सेसिबल? क्योंकि इस टावर के फुट तक, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टावर के फुट तक यानी मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस A पॉइंट तक जा सकता था। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। आई होप आपको द फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का था, दैट इज़ हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, वो बिल्कुल क्लियर होगा। आते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज़ हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। प्लीज़ नोट डाउन करें। So coming to the second part, that is height of inaccessible object. बच्चों इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर आपने बोला था 30-35 मिनट का लेक्चर होगा, ऑलरेडी 33 मिनट का हो चुका है। नो प्रॉब्लम बच्चों, आप आराम से देख लेना जब भी आपको टाइम लगे, लेकिन इस टॉपिक को तो एटलीस्ट आज कंप्लीट करें। फिर हम आएंगे सेकंड मेथड पैरेलैक्स और जो भी थर्ड मेथड था रिफ्लेक्शन, उस पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। सो सेकंड पार्ट इज़ हाइट ऑफ
इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस inaccessible object, naming it as AB. Let height is h. सबसे पहले इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अब टावर यहाँ से हटा दें। हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या है? पहले इसके बारे में 2 लाइनें लिख लें। दैट एन ऑब्जेक्ट whose distance from observation point cannot be measured directly is called inaccessible object. हमने क्या बोला? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। मान लेते हैं ये हमारा कहीं पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। जो हमने लास्ट मेथड पढ़ा एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि मैं C से A पॉइंट तक जा सकता था और उस डिस्टेंस को मेजरिंग टेप की हेल्प से मेज़र कर सकता था, इसलिए हमने उसको बोला था एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। पर इस केस में क्या है, इस C पॉइंट से A पॉइंट तक हम नहीं जा सकते। बीच में हो सकता है कोई खाई हो सकता है कोई नदी हो, तो उसकी वजह से C से A पॉइंट तक हम नहीं जा सकते। तो ऐसे में मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कहीं रिवर है, C और A पॉइंट के बीच में कोई रिवर है और उस रिवर के दूसरी साइड कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें मेज़र करनी है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे? ये केस आता है। सो दिस कम्स अंडर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। सो इसकी हम डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इज़ अ ट्री और बिल्डिंग ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर। अ ट्री और बिल्डिंग on other side of river or mountain। बीच में कोई खाई है, कोई छोटा सा पहाड़ आ गया, कोई बिल्डिंग आ गई, तो इस C पॉइंट से A पॉइंट तक अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो कैसे हम इसकी हाइट को मेज़र करेंगे? ये एग्जांपल है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने फिर से क्या कंसिडर किया, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है AB जिसकी हाइट है h और इस हाइट h को हमें मेज़र करना है। इसके लिए C इज़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो कंसिडरेशन पार्ट पहले लिख लें। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट AB ऑफ हाइट h ऑन, मान लेते हैं बीच में नदी है, ऑन other side of river। let C is observation point मान लेते हैं C ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं इस पॉइंट तक नदी है, यहाँ पे बीच में रिवर है, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे ग्राउंड है। हमने क्या बोला, एक पॉइंट मैंने बीच में यहाँ पे कंसिडर किया, इसे नाम दे देते हैं D। A से लेकर D तक रिवर है और D से C के बीच में ग्राउंड है। इस C पॉइंट पे कहीं मैं खड़ा हूँ और इस पॉइंट से मैं मेज़र करूँगा हाइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सेक्सटेंट रख के ये एंगल, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा मेज़र कर लिया। मान लेते हैं दिस डिस्टेंस AD इज़, इसे कुछ भी नाम दे दें, लेट दिस डिस्टेंस इज़ स्मॉल l। फिर
अब मैं इस D पॉइंट से चल के आया C पॉइंट तक। अब मैं इस D पॉइंट से चल के आया C पॉइंट तक, क्योंकि ये ग्राउंड पर है, एक्सेसिबल है, तो इसकी डिस्टेंस को मैं मेज़र कर सकता हूँ। डिस्टेंस मान लेते हैं D, डिस्टेंस मान लेते हैं D, और यहाँ पर सेक्सटेंट रख के हमने ये एंगल मेज़र कर लिया। मान लेते हैं दिस एंगल इज़ बीटा। तो हमने क्या किया, पहले कोई ऑब्जेक्ट था AB जिसकी हाइट है h, हमें मेज़र करनी है। D पॉइंट और A पॉइंट के बीच में है रिवर, हम नहीं जा सकते, यानी इस L लेंथ को मैं मेज़र नहीं कर सकता विद दी हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। हमने क्या किया, इस D पॉइंट पे खड़े होके विद दी हेल्प ऑफ सेक्सटेंट हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर मैं इस D पॉइंट से चल के आया C पॉइंट तक, एक्सेसिबल पॉइंट है, हम मेजरिंग टेप से इस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। इस पॉइंट पे खड़े होके भी हमने दिस एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं कैसे हम इस हाइट h को निकालेंगे, कैलकुलेशन पार्ट क्या रहता है। तो जो जो चीज़ें अभी तक हमने लिखी उसको यहाँ पे लिख लें। हमने लिखा है लेट C इज़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, लेट एंगल अल्फ़ा एंड बीटा आर सबटेंडेड बाय AB एट दिस पॉइंट, विजिबल है आपको, एट पॉइंट C एंड D, एट पॉइंट C एंड D, या ऐसा लिखें पॉइंट D एंड C रिस्पेक्टिवली। सो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, कहाँ पे लिखें, मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हमें स्पेस चाहिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो आप देखें, इन राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले DAB, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा की वैल्यू बताएं, हमें ये चीज़ पता है। So cot alpha is base upon perpendicular, base is L upon perpendicular is H, L upon H, equation number 1. In right angle triangle CAB, in right angle triangle CAB अगर मैं आपसे पूछूं cot बीटा की वैल्यू बताएं, so CAB में cot बीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है, दिस होल वैल्यू CA इज L प्लस D अपॉन परपेंडिकुलर इज H। किसी को डाउट ये L प्लस D कैसे लिखा, इन राइट एंगल ट्राइंगल CAB व्हाट इज बेस, बेस इज CA, C से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी है, इतनी D इतनी L, तो कंप्लीट कितनी बन गई L प्लस D, दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर L प्लस D, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 में से 1 को माइनस करें, व्हाट वी विल गेट, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू L प्लस D ओवर H माइनस L ओवर H। टेकिंग एलसीएम, इस पार्ट को इरेज करते हैं। टेकिंग एलसीएम, दिस cot बीटा माइनस cot अल्फ़ा इज इक्वल टू H इज़ एलसीएम L प्लस D माइनस L, L से L कैंसल, वी विल left with cot beta minus cot alpha is equal to D over H, and from here this implies हमें निकालनी थी H की वैल्यू, H is equal to cot beta minus cot alpha upon this D. So in this way we can find height of inaccessible object, very important, and from here this value of alpha and beta can be measured with the help of
sextant and value of this small d can be measured with measuring tape। तो अगर हमें अल्फ़ा बीटा पता चल गया, डी पता चल गया, तो हमें हाइट पता चल जाएगी। तो इस तरह से हमने किसी भी इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की, चाहे वो पहाड़ी के दूसरी साइड हो, चाहे बीच में कोई नदी हो, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट। तो प्लीज़ नोट डाउन करें और आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। आते हैं लास्ट पार्ट पे क्वेश्चन का, और फिर आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे। हमने बहुत अच्छे से समझा है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहला था ट्रायंगुलेशन मेथड, वो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लिया है। थर्ड, diameter of moon. How to find diameter of moon? Let we have to measure diameter of moon. Let this is moon and let we have to measure this diameter. Let we have to measure diameter of moon. For this हम क्या करते हैं, for this मान लेते हैं यहाँ पर कहीं अर्थ है। For this from point E मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पॉइंट E है अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। फॉर दिस फ्रॉम पॉइंट E वी फोकस अ टेलीस्कोप। पॉइंट E कहाँ पर है ये भी लिख लें। फॉर दिस फ्रॉम पॉइंट E ऑन सरफेस ऑफ अर्थ we focus a telescope on moon and prepare a disk image of moon। कुछ ऐसी इमेज हम प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस के किसी ई पॉइंट पर खड़े होकर हमने क्या किया, मून के ऊपर टेलीस्कोप फोकस किया, और टेलीस्कोप को फोकस करने के बाद इसकी एक डिस्क इमेज प्रिपेयर कर लेते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखी है। सो लेट दिस एंगल AEB इज़ थीटा। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। लेट कुछ इस तरह से हम डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड लेट दिस एंगल इज़ थीटा and this distance from E to B, let this distance is R, or you can say this is the radius. This is the radius. Prepare a disk image of moon. Let angle AEB is equal to theta, or you can say that subtended by two ends, subtended by two ends A and B on point E। तो हमने क्या किया, A और B से E पॉइंट को ज्वाइन किया और मान लिया दैट दिस एंगल इज़ थीटा। सो लेट R इज़ द डिस्टेंस ऑफ मून। फिर हमने क्या कंसिडर किया है, लेट R इज़ distance
ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ये r डिस्टेंस हमने मान ली, अर्थ के सरफेस से मून तक की डिस्टेंस है। सो वी नो दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। व्हाट इज आर्क? आर्क इज AB upon radius is r, and the value of AB is this d। AB is equal to diameter d upon r, हमें फाइंड करना था डायमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल टू r इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, डिग्री में नहीं है, थीटा की वैल्यू रेडियन में है। अगर हमें अर्थ के सरफेस से मून तक की डिस्टेंस पता हो, ये r पता हो, एंगल थीटा पता हो, तो हमें क्या पता चल जाएगा? दैट इज़ डायमीटर ऑफ मून। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। तो ये हमने आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पढ़े हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमने आज डिस्कस किया है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप किसी को जितना हमने आज पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को बेटा कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर से पहले पूछ लें, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपके मैं वो डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।